चलिए शुरुआत करते हैं। अगर यूट्यूब पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एप्लीकेशन पर अगर होंगे और परचेज अभी तक नहीं किए होंगे तो परचेज कर लेंगे। विजय रथ सीरीज में भी बैच है और ऐसे संपूर्ण लुसेंट में भी है। चलिए, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध हेडिंग होगा। पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, सूर्य से क्या रिलेशन है पृथ्वी का। देखिए, एक छोटा सा ही सूर्य बना लेते हैं पहले, उसके बाद पृथ्वी का मार्ग बना लिए। यहाँ देखिए तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन यहाँ कम है ना। यहाँ पृथ्वी है, यहाँ भी पृथ्वी है। पश्चिम से पूरब ना, पश्चिम से पूरब चक्कर लगा रही है, ठीक है, गोले गोले इसका संबंध में। देखिए पहला क्या कह रहा है, पृथ्वी की गतियां, दो गति है इसका। पहला गति क्या है, घूर्णन गति। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रोटेशन। हिंदी में क्या कहेंगे, दैनिक। घूर्णन, दैनिक या परिभ्रमण, क्या कहेंगे, परिभ्रमण। तीनों एक बात है ना। अपना अक्ष पर ऐसे घूमना, अपना अक्ष पर ऐसे घूमना क्या कहलाएगा, घूर्णन, दैनिक, परिभ्रमण। क्लियर है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के कौन गति के कारण दिन रात होता है, घूर्णन के कारण। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए, समझ में आ गया है। जैसा कि जानते हैं, ये ग्लोब है, ये क्या है, घूर्णन है कि परिक्रमण है, हाँ। और ऐसे घूमते घूमते ऐसे गोले गोले घूम रहा है, ये क्या है, परिक्रमण है ना। ये बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तु का रेखीय वेग अन्य स्थान की तुलना में अधिक होता है। अब देखिए, कह भूमध्य रेखा के पास जब घूमता है इसे, अगर ये कंप्लीट गोल है, ये घूम रहा है, तो इसका यहाँ का जो स्पीड होगा ध्रुव की अपेक्षा यहाँ अधिक होगा, अधिक होगा, यहाँ कम होगा, है ना। घूम रहा है ऐसे गोले गोले, तो घूर्णन में ज्यादा वेग कहाँ होगा, विषुवत रेखा के पास, बीच में। अगर हम कंप्लीट अगर ऐसे घूम रहे हैं गोले गोले, तो मेरा सिर ज्यादा घूम रहा है कि पैर की कमर ज्यादा घूम रहा है, तो विषुवत रेखा कमर है, ये ध्रुव हो गया, नीचे दक्षिणी ध्रुव हो गया, ऊपर उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है। चलिए, इस कारण भूमध्य रेखा पर स्थित जो पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रेखीय वेग का प्रतिनिधित्व करेगा। माने जो यहाँ जो देश है ये सब ज्यादा वेग वाला, माने वहां पृथ्वी का घूर्णन ज्यादा हो रहा होगा। भूमध्य रेखा पर 3 गो महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। भूमध्य रेखा से होकर के दक्षिण अमेरिका टच किया, एशिया और अफ्रीका, 3 गो महाद्वीप भूमध्य रेखा से गुजरता है, यानी 0 डिग्री वाला से। क्लियर है पॉइंट। और कुल क्या गो देश, 13 देश। भूमध्य रेखा से कुल मिला के 13 देश गुजरता है, जो सब के सब 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा पर है। कै गो देश, 13 देश। चलिए, आगे आ जाइए, परिक्रमण काल। पृथ्वी का परिक्रमण काल अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन, या इसी को क्या कहेंगे, वार्षिक गति। परिक्रमण या वार्षिक एक बात है। जैसे अपना अक्ष पर घूम रहा है, ये घूमना, घूमते घूमते एक बार सूर्य के चक्कर लगा लिया, ये क्या है, परिक्रमण है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर जो चक्कर लगा रहा परिक्रमा करती है, उसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है। क्लियर हुआ। मैंने अगर कंप्लीट बात करें, ये अगर सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है ऐसे, तो यहाँ पृथ्वी एक बार घूमने में कितना समय, 365 दिन 6 घंटा। चलिए, नक्षत्र कल बताए थे और राशि बताए थे कल, दो शब्द बोले थे कि चंद्रमा, इसे देखिए सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो पृथ्वी एक बार सूर्य के चक्कर लगाने में जितना तारामंडल से गुजरेगी,
कहीं ना कहीं तो तारामंडल मिलेगा ना घूमने में। तो जितने तारामंडल से गुजरेगी उतना नक्षत्र, यानी 12 नक्षत्र है, सॉरी 12 राशि है, 12 राशि है। पृथ्वी को जितना तारामंडल मिलेगा उतना राशि है। हाँ, माने जितना बार पृथ्वी, माने जितने तारामंडल से होकर पृथ्वी गुजरती है एक बार सूरज के चक्कर लगाने में, वो क्या है, राशि है। तो राशि की कितना हो गया संख्या, 12। अब देखिए पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रही है, चंद्रमा। पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा ना, मून, यहां भी मून, मून। तो पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा को जितना तारामंडल मिलेगा वो नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र कितना है, 27। समझ आ रहा है, कहता ना कौन नक्षत्र के है कोई गुस्सा जाता था कि एकदम खत्म है का जी कौन नक्षत्र में आया था, ऐसे कह देते हैं लोग। तो इसका मतलब कि जो तारामंडल के पास होगा, जैसे चंद्रमा मान के चलिए सप्तऋषि के पास है, सपोज करिए, तो सप्तऋषि नक्षत्र का हो गया वो, है समझ में। जो जहां मिले तो वह नक्षत्र हो जाएगा। 27 को नक्षत्र है। आइए आगे, नक्षत्र दिवस जरूरी नहीं है ना, जो जरूरत का चीज है बता दी है। आगे देखिए, कह रहा है जब अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी जब घूमता है अपना अक्ष पर ऐसे, तो 1610 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से गति कर रहा था। लेकिन सूर्य के चारों ओर जब घूमता है तो कितना, लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगा रहा है सूर्य के चारों ओर। क्लियर हुआ। चलिए आ जाइए, उपसौर, अपसौर, ये सब घटना जरूरी है। ये देखिए क्या है, से ये सूर्य हो गया, सूर्य के चक्कर कौन लगा रहा है, सब ग्रह। तो पृथ्वी, पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते जब यहाँ पृथ्वी है तो सबसे ज्यादा दूरी है, यहाँ है तो सबसे नजीक है, ये ना। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, जब सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय पृथ्वी, उस घटना को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। और जब चक्कर लगाते लगाते सबसे कम जब दूरी पर रहती है पृथ्वी, उस घटना को कहते हैं उपसौर। क्लियर हुआ। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन औसत एवरेज दूरी की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर होता है। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। औसत दूरी से ज्यादा हो जाता तो अपसौर कहते हैं, 15.2 हो जाता है। औसत दूरी से कम हो जाता तो उपसौर कहते हैं, 14.7 करोड़ किलोमीटर। आ समझ में। तो उपसौर देखिए, अंग्रेजी भी याद रखना, पेरीहेलियन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रही है, जिसे एक फोकस पर सूर्य होता है, एकदम एक फोकस पर सूर्य है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इस घटना को उपसौर कहते हैं। उपसौर का घटना कब घटता है, 3 जनवरी को। याद रखिए, 3 नहीं लग रहा, 3 सेट कर दिए क्रम में। उपसौर 3 जनवरी ना है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसे स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच एवरेज दूरी कितना होता है, 14.7 करोड़ किलोमीटर, यानी कम दूरी हुआ ना औसत से भी। समझ में आया। आगे देखिए, अपसौर, अंग्रेजी एपीहेलियन, दोनों याद रखना है। पृथ्वी जब सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होता है, 4 जुलाई को। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितना होता है, 15.2 करोड़ किलोमीटर, यानी ज्यादा दूरी हो गया 15 करोड़ किलोमीटर से भी। 4 जुलाई को ज्यादा दूरी है, यानी कि अपसौर कब, 4 जुलाई, उपसौर कब, 3 जनवरी। दोनों में कंफ्यूज हो गया कि 3 जनवरी के अपसौर है कि उपसौर है, तो याद रखिए 3 से ही उपसौर लिखते हैं। तो 3 उपसौर, एगो छट गया तो एगो बच गया अपसौर। अब याद हो गया कि उपसौर ज्यादा दूरी है कि कम दूरी, तो 3 छोटा है कि 4 छोटा है, 3 छोटा है, तो कम दूरी 3 जनवरी को, 4 जुलाई को ज्यादा दूरी। क्लियर।
आगे आ जाइए। अब देखिए, अपसर उपसर जो अधिक दूरी और न्यूनतम दूरी था, उसको सूर्य की केंद्र से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अपसाइड रेखा कहते हैं। यानी अपसौरिक उपसौरिक मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे क्या कहते हैं? अपसाइड रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए अब आगे आ जाइए। अक्षांश, लैटिट्यूड, अंग्रेजी याद रखना है। ये कंप्लीट अगर बात करें तो हो गया ग्लोब, ये हो गया अक्षांश। सुविधा के लिए हम लोग 0 डिग्री अक्षांश सही, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये एक्चुअल में ऐसे होता है ना, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग सीधे सीधे से खींच दे रहे हैं, गोले गोले। जैसे कि देखिए ये कंप्लीट है, इसका अक्षांश देखिए, इसे गोले गोले एगो अक्षांश, यहाँ हो गया इतना डिग्री वाला, यहाँ हो गया। तो जैसे जैसे जो बीच में सबसे बड़ा का है, एकदम बड़ा का है, सबसे बड़ा अक्षांश ई वाला विषुवत रेखा वाला, सबसे बड़ा अक्षांश हो गया विषुवत रेखा वाला, है ना, सबसे ज्यादा बड़ा हो गया। समझ में आ रहा बात? एक अक्षांश गोले गोले को चूड़ी की तरह, बाला की तरह है, ठीक है। देखिए लेटा हुआ ही, इसीलिए याद रखना लैटिट्यूड पकड़ा जाएगा, लेटा इसीलिए लैटिट्यूड है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे विषुवत वृत्त है, अगर मान के चलिए इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोणीय दूरी है ना, प्लेन एंगल है, समतल कोण का इकाई क्या होता है? रेडियन। तो ये जो कोणीय दूरी है विषुवत रेखा से, देखिए विषुवत रेखा यहाँ है 1 डिग्री तो 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री 3 डिग्री अक्षांश, 80 डिग्री तो 80 डिग्री अक्षांश। तो जितना दूरी होगा वही अक्षांश के मान होगा, है समझ में? अक्षांश कहते हैं यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। केंद्र पर कोण बनता है एंगल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इसे सीधे 90 डिग्री हो जाएगा ना। आगे देख लीजिए, इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अक्षांश मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, विषुवत वृत्त के दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं या अंश को कहते हैं, जो सबसे लंबा है, दीर्घतम। इससे लंबा कोई है? सबसे ज्यादा एरिया लिया गोले गोले का। आगे देख लिए, और पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित होता है गोले गोले, इसी से सर्किल पता चलता है कितना परिधि हुआ। विषुवत वृत्त की उत्तरी और दक्षिणी 1-1 डिग्री के अंतर पर एक अक्षांश खींचा जाता है, 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, यानी अक्षांश वृत्त कितना हो गया? 90 डिग्री उत्तर 90 डिग्री दक्षिण। यानी किसी भी स्थान का अक्षांश मान 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, कारण कि ऊपर मैक्सिमम 90, नीचे मैक्सिमम 90। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? उत्तरी अक्षांश से ऊपर हो गया, दक्षिण अक्षांश नीचे हो गया। असल में ये अक्षांश सब एक वृत्त बना रहा है, गोले गोले को वृत्त नहीं बना रहा है। तो अक्षांश वृत्त का निर्माण करता है, याद रखिएगा आप। और सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाएगा? विषुवत रेखा। आगे देखिए अक्षांश समांतर। अक्षांश समांतर क्या है सर? देखिए ये इसके समांतर है, समांतर है। अगर ये गोले गोले रहेगा, इस टाइप के भी रहेगा, तब वो समांतर होगा। प्रत्येक अक्षांश एक दूसरे के समानांतर है। जैसे देखिए 0 डिग्री वाला है, यहाँ से यहाँ, ये कंप्लीट अगर यहाँ से बात करें तो गोले गोले हुआ, कंप्लीट बात करें तो गोले गोले हो गया। तो इसके समांतर ही वाला है, इसके समांतर ही वाला, एक के समांतर होगा, होगा ना। इसके समांतर, इसके समांतर, इसके समांतर, सब समानांतर है। ये गोले गोले जैसे है वैसे का निचलो वाला है, वैसे निचलो वाला है, यानी समानांतर है अक्षांश। याद रखना आपको। अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है इसे, अक्षांश समांतर। काल्पनिक रेखा एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है। विषुवत रेखा के सब समानांतर है, सब समानांतर है, समानांतर है। ये विषुवत रेखा के सब समानांतर है, अक्षांश रेखा कहलाता है। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अक्षांश कहते हैं, अतः इस पर सभी स्थान
अक्षांश 0 डिग्री ही होगा। यहाँ भी होगा तो 0 डिग्री वैल्यू, यहाँ भी होगा 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री। एकरा पर जो भी देश होगा सब 0 डिग्री वाला देश कहलाएगा, ये ना। चलिए, भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। दो अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। कहीं भी देखिएगा, यहाँ से यहाँ दूरी कहिए चाहे यहाँ से यहाँ दूरी, मान दो अक्षांश के बीच दूरी हमेशा बराबर होगा, चाहे कहीं भी हो जाए वो। दो अक्षांश जैसे 0 डिग्री 0 से 1 है, 0 से 1 हुआ। अब देखिए 4 से लेके 5, 4 से 5, तो दो अक्षांश के बीच कहीं भी दूरी देखिएगा ना तो बराबर है। दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा बराबर। और कितना दूरी है दो अक्षांश के बीच? 111 किलोमीटर। चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं हो, यहाँ दो अक्षांश के बीच 111, यहाँ भी अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना? 111 किलोमीटर। और दो अक्षांश के बीच जो 111 किलोमीटर दूरी है, इसको कहते क्या है? क्षेत्र या जोन कहते हैं, या कटिबंध कहते हैं। क्षेत्र या जोन या कटिबंध दो अक्षांश के बीच की दूरी को कहते हैं। ऐसा होता है 111 किलोमीटर डिस्टेंस, और कहा क्या जाता है तो जोन या क्षेत्र या कटिबंध। चलिए आगे आ जाइए। यदि अक्षांश समांतर को 1 डिग्री के अंतर पर खींचते हैं, अच्छा देखिए एक, देखिए तेकरा में बताइए कि कितना समांतर रेखा है? समांतर क्या हुआ है इसमें, गिन के बताइए तो। समांतर क्या है? एगो समांतर, दूगो समांतर, तीन गो समांतर, 4 गो समांतर। लेकिन रेखा कितना है? 1 2 3 4 5। समांतर एक कम है ना। अरे भाई एकर समांतरी, तो एकर समांतरी को गिना गया तो एकर समांतरी, तो कहने का मतलब कि एगो समांतर, दूगो समांतर, तीन गो समांतर, 4 गो समांतर न हुआ। एक और ऊपर रहता था नहीं, 5 समांतर होता, 6 समांतर होता, लेकिन एक संख्या बढ़ते जा रहा रेखा, है ना। तो यहाँ देखिए, यदि अक्षांश समांतर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो दक्षिणी उत्तरी दोनों में 89 गो अक्षांश समांतर होगा। 90 खींच ले हैं, 90 उत्तर खींच ले हैं और 90 दक्षिण खींच ले, दोनों तरफ 90 उत्तर है 90 दक्षिण है, तो समांतर क्या हो जाएगा? 89 उत्तर समांतर और 89 दक्षिण समांतर। क्लियर? समांतर होंगे। इस प्रकार अगर विषुवत को लेकर अक्षांश समांतर की रेखा की बात करें तो टोटल मिला के क्या गो? 179। 9 दूना 18, 180 हो रहा था, लेकिन होगा कितना? 179। अक्षांश समांतर की संख्या 179, जबकि रेखा कितना हो जाएगा? 180 अक्षांश रेखा। समझ में आया बात? चलिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। जो भूमध्य रेखा, जैसा कि आप देखे अभी, 0 डिग्री अक्षांश को, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे 23.5 उत्तर को क्या कहेंगे? कर्क कहेंगे, और 23.5 दक्षिण को क्या कहेंगे? मकर कहेंगे। ये हो गया मकर, ये हो गया कर्क। तो भूमध्य रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 लिखने का स्टाइल ऐसे भी हो सकता है, और 23.5 दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। जो 66.5 है उत्तर में, इसको क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त। और 66.5 दक्षिण को अंटार्कटिक वृत्त, और दक्षिण में 66.5 को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखिए, कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। पहली बात की, कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है 13 गो देश से। विषुवत रेखा क्या गो देश से? 13 देश से। ऊपर है कर्क रेखा ना, कर्क रेखा 18 देश से, और विषुवत रेखा 13 देश से, और मकर रेखा 10 देश से। याद रखना, 18 13 10 घटते क्रम में, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटते क्रम, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो, याद रखिए, नीचे से कोई ऊपर जाएगा तो बड़ा होता है ना, तो नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम, ऊपर से नीचे घटते क्रम। तो 18 देश से कर्क रेखा, विषुवत रेखा 13 से, और मकर रेखा 10 से, यानी 10 13 18। कर्क रेखा निम्न देश से गुजरता है, जैसे देखिए चीन से गुजरा है, म्यांमार से गुजरता है, बांग्लादेश से गुजरता है, भारत से, ओमान से, यूएई से, सऊदी अरब से भी, मिस्र, सब जरूरी नहीं है, मैक्सिको। हाँ, तो ये सब इतना से पकड़ा जाएगा। मकर रेखा से देखिए, मकर रेखा क्या को देश से? 10 देश से। कौन कौन गुजरा है देख लीजिए मकर रेखा से।
मकर रेखा से देखिए कौन कौन गुजरी है। चिली, अर्जेंटीना दो हुआ, ब्राजील, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, यानी 23.5 कौन दक्षिणी वाला। बृहस्पति रेखा से 18 गो ना, सॉरी 13 गो, और मकर से 10 गो, और कर्क से कितना था 18। इक्वाडोर, ब्राजील, कांगो गणराज्य, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया, इतना ही। क्लियर हुआ पॉइंट? मेन हो गया। आइए देशांतर। एगो लेटा हुआ था तो लैटिट्यूड था, एगो बच गया वो लॉन्गिट्यूड हो गया, ये ना। ये क्या है? क्या है जी? 0 डिग्री का अक्षांश कहिए, इक्वेटर लाइन कहिए, भूमध्य रेखा कहिए, विषुवत रेखा कहिए, यही ना। ये अक्षांश है कि देशांतर? अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इधर पूर्वी, इधर पश्चिमी, तो ई जो हो गया देशांतर हो गया। क्या ये देशांतर? उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, क्या कहलाएगा? मिला रहा है ना सब। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाता है। स्पष्ट हुआ? इसे इधर जो हो गया पूर्वी देशांतर हो गया, 0 डिग्री वाला हो गया, इधर हो गया पश्चिमी देशांतर। चलिए देशांतर आ जाइए, लॉन्गिट्यूड। ग्रीनविच से, ग्रीनविच ये को कहते हैं, इसको कहते हैं किसी स्थान के कोणात्मक दूरी को देशांतर कहते हैं। यहाँ से कोणीय दूरी, ये 0 डिग्री मान लेना है, 1 डिग्री इधर तो 1 डिग्री पूर्वी, 2 डिग्री पूर्वी, 3 डिग्री पूर्वी, ऐसे कर दे होंगे ना। हाँ, इधर आएंगे 1 डिग्री पश्चिमी, 2 डिग्री पश्चिमी, 3 डिग्री पश्चिमी, तो ग्रीनविच से कोणात्मक दूरी को देशांतर कहते हैं। जितना डिग्री पर होगा उतना देशांतर होगा। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को भी देशांतर कहते हैं। देशांतर की लंबाई बराबर होता है। देखिए ई देशांतर जो होगा जितना लंबा है उतना ही लंबा इसका भी होगा। प्रत्येक देशांतर का लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। जबकि अक्षांश में लंबाई बराबर नहीं था, ये सबसे ज्यादा लंबा था। विषुवत रेखा से जैसे जैसे जा रहे थे ध्रुव की ओर लंबाई घटते जा रहा था। देखिए कलमिया से थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा है, लेकिन एक ही कलम है, ये 3 कलम है। इसका मतलब यह है कि अक्षांश रेखा का लंबाई विषुवत रेखा सबसे लंबा था, उत्तर या दक्षिण जाने पर लंबाई घट रहा था, लेकिन देशांतर के लंबाई में कोई परिवर्तन, लंबाई बराबर होता। क्लियर हो गया पॉइंट? लंबाई बराबर होता। ये रेखाएं समांतर नहीं होता। देखिए तो ये समांतर है। ये रेखा देखिए यहां से खींच लेना इसको, यहां भी आएगा तो ये यहीं तक आएगा, खाली यहां तक आएगा। क्या इसके समांतर है? समांतर है, इसी पर ऐसे रहता तब होता कि चलो समांतर है ही है। कारण कि यहाँ यहीं तक वैल्यू है, इसके उधर पूर्वी है, यानी आगे तो दूसरा हो गया, पश्चिमी हो गया। ताकि अक्षांश रेखा समानांतर नहीं होता, एक गुना समांतर होता। ये रेखा उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को एक बिंदु पर मिल जाता है। आगे यहाँ मिल जा रहा है सब, उत्तरी और दक्षिण दोनों पर। क्लियर है पॉइंट? मिल जाती है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो देशांतर के बीच की दूरी बढ़ता है। जैसे ये देखिए विषुवत रेखा ही, ये ध्रुव, ध्रुव से विषुवत रेखा जैसे जैसे आएंगे तो देशांतर के बीच का दूरी क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ कितना दूरी होगा? मुश्किल से 1 इंची, यहाँ तो कितना 3 इंची। विषुवत रेखा की ओर ज्यों ज्यों बढ़ रहे हैं देशांतर के बीच की दूरी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन विषुवत रेखा से ज्यों ज्यों ध्रुव की ओर आ रहा है देशांतर के बीच दूरी क्या हो रहा है? घट रहा है। यहाँ 0 हो जा रहा है। तो ज्यों ज्यों विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं ध्रुव से, दो देशांतर के बीच की दूरी बढ़ता है। अब विषुवत रेखा से यदि ध्रुव की ओर बढ़ेंगे देशांतर के बीच की दूरी को घटता है। ये जो दो देशांतर के बीच सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगा? विषुवत रेखा के पास। अब विषुवत रेखा के पास जो सबसे ज्यादा दूरी होता है, सबसे दूरी होता है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। यानी दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी कितना? 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। वही करा, देशांतर के बीच की दूरी क्या होता है? बढ़ने लगता है। और विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी सबसे अधिक होता है, 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखा एक समान होने के कारण इसकी गणना में बड़ा कठिनाई हो रहा था। सब कोई बराबर लंबा था। कोई कह रहा हमरा से शुरू करिए गिनेला, तो कोई कह रहा हमरा से शुरू करिए गिनेला।
तो इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग हुआ तब जाकर के इसको जीरो मान लिया, कारण सब तो बराबर लंबा था। कर यहाँ से शुरू करिए, जीरो यहाँ मानिए, कोई कर यहाँ मानिए, कोई कर यहाँ मानिए। मीटिंग हुआ, कहा कि भाई इसको जीरो मान लिया जाए और यहीं से सबको दूरी गिना जाए। है समझ में? शुरुआत में कठिनाई हो रहा था, इसलिए सभी देश के सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया कि ग्रीनविच जो वेधशाला से गुजरने वाली है जी 0 डिग्री है, ग्रीनविच वेधशाला से ही गुजरती है, देशांतर रेखा को क्या कर लिया जाए, वहीं से गणना शुरू कर लेना चाहिए। अतः इसे हम क्या कहते हैं, प्रधान मध्याम। वहीं से गिनना शुरू कर रहे हैं तो प्रधान मध्याम रेखा, जीएमटी का रेखा, ग्रीनविच का रेखा, इसी को कहते हैं। क्लियर? इसे उधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। चलिए आगे आ जाइए। प्रधान मध्याम रेखा कहते हैं इस देशांतर का मान कितना है, 0 डिग्री। हम 180 पूरब 100 पश्चिम 10 देशांतर की गणना करते हैं। ऐसे देखिए ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री की देशांतर है, इधर हो गया 180 डिग्री तक जाएगा। अब देखिए कंप्लीट गोला कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो आधा इधर हो गया क्या 180 डिग्री, आधा इधर हो गया 180 डिग्री, इधर हो गया पूर्वी, इधर हो गया पश्चिमी। तो 180 पूर्व 180 पश्चिमी गणना करते हैं यहाँ से लेकर के। प्रधान मध्याम रेखा की बाईं ओर रेखा को क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर, इधर वाला पश्चिमी देशांतर, और दाईं ओर रेखा को पूर्वी देशांतर कहते हैं, इसे इधर वाला को पूर्वी देशांतर कहते हैं। एक क्रम से इधर इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध, इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध, तो पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध भी कहलाता, इसे इधर पश्चिमी गोलार्ध, इसे उधर पूर्वी गोलार्ध। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 पश्चिम देशांतर एक ही है, 180 यह वाला पूरब, 180 पश्चिम दोनों एक ही है, 180 पूरब पश्चिम दोनों एक ही है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटा में कितना घूमता है, एक बार मान के चलिए गोल है, एक बार घुमा तो कितना डिग्री घुमा, एगो गोला माने 360 डिग्री, तो 24 घंटा में कितना 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। तो उसी प्रकार से 1 डिग्री बराबर वैल्यू निकल जाएगा, यानी 24 घंटा में 360 डिग्री माने 360 डिग्री बराबर 24 घंटा, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। याद रख लेना आपको, 1 डिग्री देशांतर के अंतर होने पर कितना 4 मिनट का लगता है। जैसे मान के चलिए यहाँ 5 बज रहा है तो 5:04, 2 डिग्री पर 5:08, 5:12। इधर जा रहा है तो बढ़ रहा है, पूरब की ओर जाने पर बढ़ता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। अगर इधर आएंगे, यहाँ 5 बज रहा है तो यहाँ 4:56, 4:52, 4:48। समझ आ रहा है? तो यानी कहे देखिए यहाँ 3 बज रहा है तो यहाँ के बीच समय का अंतर कितना होगा 4 मिनट, यहाँ समय के अंतर कितना होगा 4 मिनट। अलग बात है कि पश्चिम की ओर आएंगे तो 4 मिनट घटते जाएगा, पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ते जाएगा, ये ना। चलिए आगे आ जाइए। कहा था समय ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते, देशांतर का कि अक्षांश का, देशांतर का। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखा के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, गोरी कहते हैं। क्लियर है? शून्य अक्षांश, शून्य अक्षांश माने ये वाला ना, और शून्य देशांतर माने ये वाला ना, दोनों देखिए यहाँ काट रहा है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में काटती है एक दूसरे को। क्लियर हुआ? चलिए, मानचित्र या ग्लोब पर पाई जाने वाली जो प्रतिच्छेद रेखा है, जैसे ये अक्षांश हो गया, अक्षांश हो गया, अक्षांश हो गया, ये देशांतर हो गया, तो काट रहा है जो एक दूसरे को, तो ही क्या कहलाता है, भौगोलिक रेखा जाल कहलाता है। क्लियर? आगे पॉइंट में आ जाइए, क्या है महत्वपूर्ण घटना देखिए और संक्रांति। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के घटना को ही क्या कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। पहले देखिए संक्रांति दो प्रकार के, कर्क संक्रांति
और दूसरा मकर संक्रांति। 23.5 ऊपर को क्या कहेंगे? कर्क। और 23.5 दक्षिण को क्या कहेंगे? मकर। ये हो गया मकर, ये हो गया कर्क। ये ना आई क्या है 0 डिग्री। ये अक्षांश के देशांतर खींचे हैं। अक्षांश 23.5 अक्षांश के देशांतर अक्षांश है। अब देखिए कंप्लीट अगर बात करें 12 महीना कंप्लीट, अगर एक बार ऐसे घूम रहा है तो 24 घंटा हो रहा है ना। अगर कंप्लीट अगर एक परिक्रमा पूरा कर लेता है सूर्य का तो 12 महीना समय लगता है, माने एक साल लग जाता है ना। देखिए आप देखिए क्या होता है, यानी 12 महीना अगर कंप्लीट है, यहाँ से 4 गो खाना है तो क्या महीना के वो खाना? 3-3 महीना का ना जी। 1 महीना 2 महीने 3 महीने हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, 22 दिसंबर। समझिए थोड़ा सा, देखिए क्या कह रहा है। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ये कर्क रेखा है, ये ना कर्क रेखा है। हाँ, सूर्य का प्रकाश इस पर लंबवत पड़ता है, एकदम पूरा लाइट इस पर सूर्य का लंबवत पड़ता है। 21 जून को लाइट एकदम लंबवत पड़ता है किस पर? कर्क रेखा पर। इसी घटना को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। अब जहां लाइट रहेगा वहीं ना दिन रहेगा। अब कभी आपको लेके चलना है कि सूर्य कभी भी गति करेगा तो सूर्य कर्क मकर से ज्यादा नहीं जा सकता। नीचे अगर लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो मकर से नीचे नहीं आ सकता। कर्क से ऊपर लंबवत प्रकाश, कभी भी सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो इतना ही दूर में। सूर्य यहाँ आया तो इसका मतलब सबसे उत्तर है, नीचे उत्तर नहीं जा सकता। यहाँ आया तो सबसे दक्षिण आया, नीचे दक्षिण। और यहाँ से जब उत्तर जाना शुरू किया तो सूर्य उत्तरायण कहेंगे, नीचे आना शुरू हुआ तो दक्षिणायन कहेंगे। सबसे उत्तरायण कब हुआ? कर्क रेखा पर जब है। सबसे दक्षिणायन कब होगा? मकर रेखा पर जब है। तो जब सूर्य एकदम कर्क रेखा पर लंबवत प्रकाश पड़ रहा है तो सबसे उत्तरायण। तो जब यानी सूर्य का लंबवत प्रकाश यहाँ पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में, तो उस समय यहाँ सूर्य इधर होगा नहीं, एक ना सूर्य है जी। और सूर्य जब लंबवत यहाँ पड़ेगा तो ऊपर होगा सूर्य नहीं। अरे भाई सूर्य एक जगह ना लंबवत प्रकाश कहीं डालेगा। जब लंबवत प्रकाश यहाँ पड़ रहा है तो एरिया में दिन बड़ा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा कब? जब कर्क रेखा पर रहेगा तब। और कर्क रेखा पर कब पहुंचता है? जब 21 जून होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब मकर रेखा पर होगा तब। मकर रेखा पर कब पहुंचता है? 22 दिसंबर के। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। आज दिन रात मिलाकर 24 घंटा है, सपोज मानना है आपको। दिन जब बड़ा हो गया तो रात, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रात कब होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रात कब होगा? 21 जून को। 21 जून को दिन बड़ा है ना, दिन बड़ा रात छोटा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रात और सबसे बड़ा दिन। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा रात कब होगा? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर का अगर दिन बड़ा है तो रात छोटा। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा है, इसका मतलब सूर्य का स्थिति क्या है? उत्तरायण है, एकदम उत्तरे है। यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तो दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटा, और दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा। गधा, कोई बड़ो कह रहे हैं, कोई छोटो कह रहे हैं, माहौल गड़बड़ा रहा है। सूर्य जब यहां रहेगा तो लाइट यहां है तो दिन बड़ा, उत्तरी में दिन बड़ा रात छोटा कब होगा? 21 जून को। जब उत्तर में दिन बड़ा है इसका मतलब सूर्य का लंबवत प्रकाश उत्तर में है, तो दक्षिण में लंबवत प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कि दिन छोटा है, और दिन छोटा है तो रात बड़ा। अब हमको बताइए 21 जून के दिन दक्षिण गोलार्ध में रात बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। हाँ, 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में रात
21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन, 21 जून के दिन दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटा होगा। जब यहां दिन बड़ा है तो यहां दिन छोटा। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा बड़ा, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा, 22 दिसंबर के दक्षिण गोलार्ध में रात दिन बड़ा है तो रात छोटा। अब 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ा, क्योंकि दिन छोटा है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है, इसीलिए मध्यरात्रि का देश अर्धरात्रि का देश किसको कहते हैं? नॉर्वे को। मकर संक्रांति देखिए, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है नीचे, मकर संक्रांति कहते हैं या शीत अनंत कहते हैं। देखिए ग्रीष्म अनंत कब है? 21 जून को ग्रीष्म अनंत है। क्यों ग्रीष्म? यहाँ ध्यान रखिए कि भारत में गर्मी जून में पड़ता है, इसीलिए ग्रीष्म समझना है 21 जून को। भारत में गर्मी सबसे ज्यादा कौन में होगा? जून में। भारत उत्तरी गोलार्ध के दक्षिणी गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति है वो कर्क रेखा पर, यानी भारत के बीचों बीच है एकदम, तो पूरा भारत में एकदम भक्का भक्का धूप होगा, गर्मी पड़ेगा ना। और जब मकर रेखा पर जब आ जाएगा दिसंबर में, तो भारत में क्या होगा? ठंडी। यानी भारत में ठंडी, लेकिन अपेक्षाकृत दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की अपेक्षा गर्मी ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे में नहीं है, जैसे यही ना भारत वाला स्थिति, तो ये एरिया में थोड़ा सा सूर्य यहाँ भी है तो थोड़ा थोड़ा गर्मी है। हाँ समझना है। इसीलिए दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा ना गर्मी बहुत ज्यादा ना ठंडी, कभी वैसे एकदम गर्मी तो पड़ेगा लेकिन ठंडी उतना कभी ज्यादा नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ सूर्य अगर उत्तरायण गया तो 23.5, इसका मतलब कि नजदीक है, ज्यादा दूर तो नहीं, 8 डिग्री पर है। दक्षिणायन गया तो 23.5, तब वो ज्यादा दूर नहीं है। अपेक्षाकृत दक्षिण भारत उत्तर भारत की अपेक्षा गर्मी ज्यादा रहता है ना समझ में आ रहा है? और जब पूरा गर्मी होगा उत्तरी भारत में तो उस समय नॉर्मल रहेगा, ज्यादा समय तक दक्षिण गोलार्ध में गर्मी रहता है अपेक्षाकृत उत्तरी भारत के। उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में ज्यादा समय तक एक वर्ष में गर्मी रहता है। हाँ जून में गर्मी ज्यादा होता है। नहीं कहता है कि जब छोटा थे तो सुने थे कि गर्मी जून में होता है, और बड़ा हुए तो पता चला गर्मी खून में होता है। आ गया यहाँ और कुछ नहीं बड़ा हुआ। आगे अगला पॉइंट में आ जाइए। और बड़ा हुआ तो पता चला गर्मी जुनून में होता है। मकर संक्रांति देखिए, इसे मकर संक्रांति कहते हैं या शीत अनंत कहते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब एक दिन आप वर्ष में तो इस पर भी तो आएगा जी, लंबवत प्रकाश विषुवत रेखा पर। जब डायरेक्ट कूद के यहाँ आ जाएगा, कैसे आ रहा होगा? ऐसे ही जा रहा होगा, तो यहाँ आएगा ना। आते समय जाते समय 2 दिन हम पढ़ रहा होगा इस पर, एक दिन आते समय एक दिन जाते समय। तो ये घूमता है, एक बार यहाँ पड़ा ना, तब तक एक बार घूम गया, तब तक फिर यहाँ पड़ेगा। जैसे देखिए मान के यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य है, 1 साल में एक बार घूम हो गया। जैसे यहाँ है गर्मी, यहाँ पूरा यहाँ घूम गया, एक बार चक्कर लगा लिया, तो फिर यहाँ गर्मी पड़ेगा ना। नहीं समझे? एक बार यहाँ पड़ेगा, तब तक पढ़ते पढ़ते दोबारा ही घूम जाएगा, अगला गर्मी के दिन ना घूम जाएगा, तो घूम जाता है एक बार। तो समझना है आपको कि 2 बार विषुवत रेखा पर से गुजरता है, लंबवत। वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा पर से गुजरता है। एक बार 21 मार्च को, एक बार 23 सितंबर को। ठीक है? जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है तो इसको विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। कब? जब सूर्य का लंबवत प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ता है तब। अब 21 मार्च की घटना को, गर्मी है, बसंत पंचमी मार्चे में फरवरी में होता है, सरस्वती पूजा बसंत पंचमी, तो बसंत विषुव कहते हैं 21 मार्च की घटना को। और 23 सितंबर की घटना को शरद विषुव कहते हैं। क्लियर? पकड़ा जाएगा? बसंत पंचमी फरवरी मार्च में, इसीलिए 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को
शरद विषुव कहते हैं। विषुव इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका रहता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होगा, ना उत्तरी ना दक्षिणी। जब बीच में पड़ेगा, लाइटवा पड़ेगा, तो दोनों तरफ दिन रात क्या होगा? तब दिन रात बराबर कब होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, विषुव कहा जाता है। विषुव के दिन दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होगा, चाहे वो बसंत विषुव हो चाहे शरद विषुव हो, क्योंकि विषुवत रेखा पर लंबवत प्रकाश पड़ रहा है, दोनों में बराबर बंट रहा है समझे? तो दोनों में धूप चल जा रहा है कट के, है ना? अरे भाई, जब यहाँ पड़ रहा है लंबवत प्रकाश, तो इधर इधर दोनों तरफ लाइटेड रहा है, दोनों तरफ लाइटेड, तो प्रकाश दोनों तरफ कट के जा रहा है। बटोगे तो आगे यहाँ देखिए, हम वहां नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं। जीएस तगड़ा है जी। आगे देख लीजिए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव। 23 सितंबर को क्या कहते हैं? शरद विषुव। जबकि बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। इसके विपरीत होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु। उतना नहीं समझना है। 21 मार्च को जब आएगा विषुवत रेखा पर लंबवत प्रकाश, तो उसको बसंत विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को जब लंबवत प्रकाश पड़ेगा विषुवत रेखा पर, शरद विषुव कहते हैं। क्लियर? चलिए, इक्कीस मार्च और 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का क्रमशः 12 घंटा या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अब देखिए, कहता है कि सूर्य उत्तरायण कब से शुरू होता है? कब से उत्तरायण होता है? 21 मार्च से शुरू हो जाता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना तक एकदम। उसके बाद फिर उतरना शुरू होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। समझ में आया? देखिए यहाँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है? अब देखिए 21 मार्च से लेके कहाँ तक? यहाँ तक पूरा ये 21 मार्च से कहाँ तक? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर तक सूर्य की स्थिति क्या होता है? उत्तरायण। और 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक सूर्य की स्थिति क्या होता है? दक्षिणायन। माने कि है 0 से 23 तक आने में लग जाएगा इतना समय, नहीं दक्षिणायन, और 0 से 23 इतना ही समय लग जाएगा कितना? उत्तरायण। देखिए क्या कह रहा है, 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरायण सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहेगा तो लंबवत नहीं रहेगा, 12 घंटा या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़ा और रात छोटा होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन कब से बड़ा शुरू होना हो जाएगा? 21 मार्च से दिन बड़ा शुरू हो जाएगा। जब 21 जून को जाएगा तो सबसे बड़का दिन, ओकरा से बड़का दिन उत्तरी गोलार्ध में नहीं होगा। एकदम मने कही ओकरा से ज्यादा उत्तरायण सूर्य की स्थिति नहीं रह सकता, कर्क से ज्यादा सूर्य की स्थिति नहीं रह सकता। यानी एकदम एकदम उत्तरायण हो गया 21 जून के दिन। और बाद फिर ढलते जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर तक आएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। है समझ में? अब जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि क्या होता है? बढ़ते जाता है। अब बताइए, ज्यादा मार्च में दिन बड़ा होगा कि ज्यादा अप्रैल में दिन बड़ा होगा? हाँ, उत्तरी गोलार्ध में ना। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा मई में दिन बड़ा होगा कि ज्यादा जून में दिन बड़ा होगा? जून में। 21 जून तक एकदम बढ़ रहा है, 21 जून के बाद छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो कारण कि यहां से जैसे जैसे 21 मार्च से दिन क्या होता है? बढ़ते जाता बढ़ते जाता है। समझ में? तो वही कह रहा, दिन बड़े और रात छोटे होते जाता है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव को जाएगा, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव दिन की अवधि क्या होता है? तो कह सकते हैं कि 6 महीना के दिन, 6 महीना के रात। आखिर टोटल मिला के 6 महीना ना जी, एक साल में रहेगा उत्तरी। हाँ, उत्तरी ध्रुव में दिन की अवधि 6 महीना होती है। अब देखिए 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिण गोलार्ध में रहता है,
यानी 23 सितंबर से एंट्री मार दिया दक्षिणायन होना। दक्षिणायन होना कब शुरू किया, कब से, 23 सितंबर। तो 23 सितंबर से 21 मार्च यानी यहां तक दक्षिणायन रहेगा। प्रकाश दक्षिण गोलार्ध में 12 घंटा से अधिक समय तक रहता है क्योंकि सूर्य इधर है। जैसे जैसे दक्षिण गोलार्ध में यहां से पहुंचते जाता है वैसे वैसे दिन बढ़ते जाते हैं। अब बताइए 23 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा बड़ा दिन होगा कि अक्टूबर में कोई तारीख को बड़ा दिन होगा, यानी 23 सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर महीना में बड़ा होगा। जैसे जैसे नीचे आएगा बढ़ते जाएगा, 22 दिसंबर तक बढ़ते रहेगा, 22 दिसंबर को सबसे बड़का हो जाएगा। अगर फिर क्या होगा, धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा। नहीं, आगे आ जाइए। जैसे जैसे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ता है दिन की अवधि बढ़ती जाती है दक्षिणी ध्रुव पर, इसी कारण 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहता है। इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ बात करें तो दोनों पर 6 महीना के दिन और 6 महीना के रात होगा। टोटल मिला के है ना एक साल में। आगे आ जाइए। एक और कारण है दिन रात होने के कारण दैनिक गति था, जिधर लाइट आ रहा उधर। दूसरा कारण देखिए, पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन और रात का छोटा बड़ा होता है। दैनिक गति के कारण दिन रात होता है और वार्षिक गति के कारण दिन रात का छोटा बड़ा, एक कंडीशन। और दूसरा झुकाव होने के कारण भी दिन रात का छोटा बड़ा, यानी वार्षिक गति और झुकाव दोनों के कारण दिन रात का छोटा बड़ा होना होता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी की अक्ष पर निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन नहीं, परिक्रमण के कारण यानी वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन भी और दिन रात का छोटा बड़ा भी। झुकाव के कारण भी दिन रात का छोटा बड़ा। आज ये सूर्य ग्रहण, ग्रहण के नाम सुने हैं? चलिए ग्रहण लगा दें, देखिए लगा देते हैं। जब इतना कह रहे हैं तो फिर लगा देना पड़ेगा। ये सूर्य है, सूर्य के चक्कर कौन? पृथ्वी। पृथ्वी यहां भी, पृथ्वी यहां भी, पृथ्वी यहां भी। और पृथ्वी के चक्कर कौन? चंद्रमा। जब घूमते घूमते चंद्रमा यहां भी, चंद्रमा घूमते घूमते अगर यहां आ जाएगा तो सूर्य के प्रकाश पड़ने देगा? तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा इसी घटना को क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। अगर चंद्रमा मान के चलिए थोड़ा सा इधर है, चंद्रमा यहां है तो और प्रकाश पड़ने दे रहा है? नहीं पड़ने दे रहा है, तो आंशिक सूर्य ग्रहण है। अगर पूरा ढक लिया एकदम, पूर्ण सूर्य ग्रहण है। समझ में नहीं आया? आ गया। अब देखिए चंद्रमा तो घूमते घूमते अगर चंद्रमा यहाँ आ जाए, यहाँ चंद्रमा आ जाए तो फिर बीच में अब कौन हो गया? पृथ्वी। तो पृथ्वी पड़ने देगा चंद्रमा पर प्रकाश, तो इसको क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। अगर मान के चलिए यहाँ है चंद्रमा तो पूरा ढक ले कि थोड़ा सा ढक ले, यानी आंशिक चंद्र ग्रहण। पूरा ढक गया तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, ये ना। पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण की बात करें तो पूर्णिमा के होता है, और सूर्य ग्रहण की बात करें तो अमावस्या के होता है। आइए सूर्य ग्रहण लग गया ग्रहण। और का जब कभी दिन के समय, दिन में होता है, ध्यान रखिए, दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ता है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसा समझ में? दिन के समय सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिए अगर यहां ढकले है तो कहेंगे ना कि अपना यहाँ ग्रहण नहीं लग रहा है, अमेरिका में ग्रहण लग रहा है। ना कहते हैं कि अमेरिका में ग्रहण लग रहा है, इधर लगे दक्षिण अमेरिका तरफ लग रहा है ना, कि अमेरिका में ग्रहण लग रहा है, हम भारत में नहीं लग रहा है। ऐसा समझ में? अगर मान के चलिए यहाँ लग रहा है तो भारत में ग्रहण लग रहा है, उधर नहीं लग रहा है, पहचान आ जाएगा ना। आइए सूर्य ग्रहण, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्लियर है? जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, जब पूरा छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा क्या होता है? अमावस्या के दिन होता है। आइए चंद्र ग्रहण समझ चुके हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है, उसी को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण हमेशा क्या होता है? पूर्णिमा का होता है।
रात्रि में होता है चंद्र ग्रहण। क्या प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है? नहीं। क्या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है? नहीं। जब ढकेगा तभी ना, कोई जरूरी है कि हो सकता है दूसरा जगह चक्कर लगा रहा हो उस समय। तो प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण भी नहीं, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण भी नहीं लगता है। एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार पृथ्वी की उपछाया चंद्रमा पर गुजरता है? इसका मतलब कि अधिकतम कितना बार चंद्र ग्रहण हो सकता है? 3 बार। सूर्य ग्रहण के समान ही चंद्र ग्रहण भी आंशिक और पूर्ण हो सकता है। एक साल में अधिकतम चंद्र ग्रहण कितना लगेगा? 3 गो। समय का निर्धारण, समय का निर्धारण हेडिंग होगा। सिखाई देते हैं ना। ये क्या है? 0 डिग्री के देशांतर। ये तो अक्षांश ही ना है। इधर क्या है? पूर्वी की पश्चिमी देशांतर। इधर कोई कहेगा ये सवेरे के भोर के 4 बज रहा एम, तो 1 डिग्री पूर्वी पर कितना बजेगा? 1 डिग्री पूर्वी है। 1 डिग्री पूर्वी पर कितना समय होगा? 4 बज के एम के पीएम। इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा ना। 2 डिग्री पूर्वी पर क्या होगा? क्या होगा? 4 बज के 15 डिग्री पूर्वी पर क्या होगा? 15 डिग्री पूर्वी पर 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 60 मिनट। 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। आगे के पीछे पूर्वी कह रहा, इसलिए 5 बज जाएगा। और 7.5 डिग्री पूर्वी पर, हाँ, जब 15 डिग्री पर 1 घंटा तो 7.5 डिग्री पर आधा घंटा। माने आधा घंटा बोले तो 4 बज के 30, 4.5 एम ना। अब देखिए, और जब 4 बज रहा है 0 डिग्री देशांतर पर, तो 5 डिग्री पश्चिमी पर कितना समय बज रहा होगा? 5 डिग्री पश्चिमी पर बताइए। 5 डिग्री पश्चिमी पर समय कितना होगा? 1 डिग्री में 4 मिनट अंतर, तो 5 डिग्री में 20 मिनट अंतर। अब पश्चिम आ रहा है ना, तो पश्चिम आएगा तो समय माइनस होगा। तो 20 मिनट माइनस करिए 4 बजे में से, तो कितना होगा? 3 बज के 40 मिनट। अब देखिए एम के पीएम। हाँ, 20 डिग्री पश्चिमी पर कितना समय हो रहा होगा? 20 डिग्री पश्चिमी पर कितना समय हो रहा होगा? हाँ, 20 डिग्री पश्चिमी पर कितना समय हो रहा होगा जब 4 बज रहा 0 पर? हाँ, 20 डिग्री में कितना मिनट? 20 चौके 80, यानी 80 मिनट बोले तो 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट पीछे आएंगे कि आगे जाएंगे? पश्चिम पूछ रहा है तो पीछे आइए। 1 घंटा माइनस किए तो 3 बजा, 20 मिनट और माइनस किए 2 बज के 40 मिनट। एम के पीएम क्लियर है? अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन देखिए। कहेगा कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह का 9 बज रहा है, तो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय कितना हो रहा होगा? 15 डिग्री पूर्वी पर सुबह का 9 बज रहा है, तो 10 डिग्री पश्चिमी पर कितना बज रहा होगा? बताइए। कह रहा 15 डिग्री पूर्वी पर सवेरे के 9 AM, 10 डिग्री पश्चिमी पर समय कितना होगा? ये ना, 15 डिग्री 10 डिग्री में देशांतर का अंतर कितना हुआ? यहां है तो 15 डिग्री इधर हो गया, इतना 15 डिग्री हुआ, और इधर 10 डिग्री। 15 10 कितना डिग्री हो गया? 15 10 25 डिग्री। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 25 डिग्री में 100 मिनट। 100 मिनट तो 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट बोले तो यहाँ आएगा तो 1 घंटा माइनस किए तो कितना हुआ? 8 बजा, 40 मिनट और माइनस कर दीजिए, 7 बज के 20 मिनट। बुझाया? बीच वाला नहीं रहेगा। अब एक और क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन कहेगा
यदि ग्रीनविच पर जीएमटी पर सवेरे के 7 बज रहा है, 0 डिग्री देशांतर पर सवेरे के 7 बज रहा है, और एक पूर्वी देशांतर है कोई जगह जहां सवेरे के 10 बज रहा है एम, तो बताना है कि देशांतर कितना डिग्री पूरब में है। 0 डिग्री पर सवेरे के 7 बज रहा है, एक पूरब में देशांतर है, कहीं कोई देश है जहां 10 बज रहा है, तो बताइए उस जगह का देशांतर मान कितना होगा। समय आगे बढ़ा रहा है कि पीछे कर रहा है, इसका मतलब कि पूरब में होगा। कितना समय आगे बढ़ाया? 3 घंटा। 3 घंटा आगे किया मैंने 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 3 घंटा में 45 मिनट। 45 डिग्री में मैंने 1 घंटा, 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 15 तिया 45 डिग्री, यानी 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 3 घंटा में 45 डिग्री। अब पूरब की पश्चिम? पूरब, क्योंकि आगे समय, तो जगह के देशांतरीय मान कितना है? 45 डिग्री पूर्वी है। समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने आएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ये टोटल क्या डिग्री है गोले गोले? 360 डिग्री है गोले गोले। इसका मतलब ये हो गया 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 360 डिग्री में 24 घंटा ना। तो कोई आदमी यहां से पार करेगा, ये वाला कही अंतरराष्ट्रीय रेखा, दोनों एक ही है। अंतरराष्ट्रीय रेखा कोई पश्चिम से पूरब पार कर जाएगा, तो समय के कितना अंतर? 1 दिन का अंतर। 24 घंटा ना हो गया जी, 1 दिन का अंतर। अब अगर ग्रीनविच से आधा पार किया तो 12 घंटा के अंतर। 12 घंटा के अंतर दोनों मिला के, तो कोई पश्चिम से पूरब जाएगा तो दिन में परिवर्तन मिलेगा, और पूरब से पश्चिम आएगा तो दिन में परिवर्तन मिलेगा। आज क्या तारीख है? 27 तारीख है, 27 नवंबर। अब 27 नवंबर पश्चिम से चलना शुरू कर दिए, पार कर गया कोई अंतरराष्ट्रीय रेखा, पूरब चल गया, कै तारीख मिलेगा? उधर गया है ना जी, तो उसको मिल जाएगा आगे वाला, यानी कै तारीख मिलेगा? 28 तारीख मिल जाएगा। 28 तारीख मिल जाएगा ना। आज दिन है बुधवार, उसको कौन वार मिलेगा? बृहस्पतिवार। और अगर कोई आदमी यहाँ रविवार था और 25 तारीख था, अंतरराष्ट्रीय रेखा पार करके पश्चिम आ गया, कौन वार मिलेगा इसको? शनिवार। कै तारीख मिलेगा इसको? 24 तारीख। अच्छा, यहाँ मान के चलिए सवेरे के 5 बज रहा था, तो ये 0 डिग्री पर कितना बजेगा? 12 घंटा माइनस कर देंगे। माइनस करिए कितना बजेगा? यहाँ 5 बज रहा है सवेरे, हाँ एम, 12 घंटा माइनस करिए, शाम के 7 बजेगा ना। ध्यान रहेगा ना, वहाँ एम है तो यहाँ पीएम रहेगा। ऐसा में ये तमाम क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि आपको बनाने आ गया होगा। अब खाली खटाखट टिक लगा लेना। कल खोज खोज के ऑब्जेक्टिव लुसेंट में जाकर ऐसा क्वेश्चन बनाना आप लोग के। देखिए, समय का निर्धारण, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितना? चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है। आगे जाता है तो क्यों बढ़ता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। अगर पूरब से पश्चिम घूमगी तो उधर घटता, इधर बढ़ता। अब पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर कितना? 4 मिनट घट जाता है। क्लियर हुआ? वाशिंगटन डीसी में 1984 में इंटरनेशनल लेवल का एक मीटिंग हुआ। लंदन के जो ग्रीनविच है उसी को क्या मान लिया? रॉयल वेधशाला से जो गुजरने वाली रेखा, उसी को देशांतर को प्रधान मध्याह्न मान लिया गया। कब माना गया? 1884। और उसी दिन से 0 मान करके उसको नापा जाता है। सब 0 के मान दे दिया, कोई जगह के देशांतर का मान दे देगा, ना निकाल लीजिएगा। अब देखिए, कोई आदमी गया है सऊदी अरब काम करने, कहता कि आप लोग खाना वाना खा के सूत गए? तो हाँ, कब बे? हम कब सो गए? सही में दिखाई तो वीडियो कॉल करके। इसका मतलब ना लुसेंटो क्लास किए हैं अब कोई मान के चलिए आदमी, जैसे देखिए कंप्लीट है,
इधर कोई अमेरिका में है, अरे भारत वाला आदमी अमेरिका को फोन किया, अमेरिका में जो व्यक्ति है, यहाँ सवेरे सूर्योदय फर्स्ट क्लास सवेरे सवेरे ये कह रहा है कि अभी सुतले, तो इतना दिन चढ़ तक सुतले रहता है जी, इतना दिन चढ़ तक 10 बज गया, अभी यहाँ 10 बज रहा, 10 बजे सुतले रहता है, पूरा गर्मा गया एकदम कि पढ़ता तो कब है, अमेरिका गया है यहाँ से झूठे मोटे पैसे बर्बाद कर रहा है ना। कह रहा है कि हमारे यहाँ भी रात है कि 12 बजे रात को उठ जाए, कर बोलेगा झूठ, वीडियो कॉलिंग दिखा तो नहीं मानेगा, कहेगा लाइट ऑफ कर दिया है, ना पढ़ा लिखा रहेगा तो ऐसा में। गांव देहात में बहुते विदेश लोग रहते हैं, आई सब के लिए बहुते बुड़बकई करते हैं, वो बिना हिसाब से 12 बजे रातियों को फोन कर देंगे, वहाँ यहाँ 12 बजे रात हो रहा है, यहाँ तो उधर तो दिन है, इन्हें दिन हुआ यहाँ रात हो गया, भाई इधर से इधर आ गया, सुर तो रात ना हो गया यहाँ, अब फोन करके कह रहे क्या हाल चाल है, अरे महाराज अभी 12 बजे रात हो रहा है, अभी हाल चाल पूछे का टाइम है, गड़बड़ा जाता है ना। आगे देख लीजिए, चलिए समझ में आ गया है, आगे पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। प्रधान मध्याह्न और ग्रीनविच मध्याह्न नाम दिया गया, जीएमटी प्रधान मध्याह्न एक के बात है, इस जीएमटी मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतर की गणना किया जाता है, वही शून्य से शुरू होता है ना। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से, ये तो बता ना दिए जी, अरे भाई वही तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये ना अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये कंप्लीट पार करेगा तब कहेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार किया है, आधा में ना होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, न पूरब न पश्चिम, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथि में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच वेधशाला से 180 अगर पूरब जाइए, ग्रीनविच है 180 पूरब जाइए तो कितना समय का अंतर, देखिए फिर समझिए क्या कर रहा है। ग्रीनविच देशांतर, ग्रीनविच देशांतर ही है, 180 देशांतर के बीच 24 घंटा का अंतर होता है। भाई कैसे सर, तो 12 घंटा इधर, 12 घंटा इधर, यानी 0 से 180 पूरब की ओर जाएंगे तो 12 घंटा, और ग्रीनविच से 12 घंटा आगे होगा, पूरब जाएंगे तो ग्रीनविच से 12 घंटा आगे होगा ना, होगा, समझा रहा जी। इसी प्रकार 0 से 180 पश्चिम जाएंगे, ग्रीनविच से 12 घंटा पीछे होगा, पीछे होगा इधर, यानी माइनस समय होगा। यही कारण है कि 180 पूरब और पश्चिम देशांतर में 24 घंटा का अंतर होता है, ये ना 180 पूरब 100 पश्चिम, यानी 180 पश्चिम, पूरब पश्चिम अंतर कितना, 24 घंटा का। समझ आया कि ना आया, आ गया। उदाहरण के लिए देखिए, ग्रीनविच पर अगर बृहस्पतिवार है, अगर ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार है, यहाँ बृहस्पतिवार है और 25 सितंबर 2003 और दोपहरिया का है, 12 बज रहा दोपहरिया, एम के पीएम, दोपहरिया वाला पीएम है, 12 बजे हो तो 180 पूरब, यहाँ क्या हो जाएगा, 12 घंटा जोड़ दीजिए, 12 बजे रात यानी एम हो जाएगा ना। अगला दिन वाला के पिछला दिन वाला आगे, यानी 25 की 23 होगा, 25 अरे भाई यहाँ 24 था, 24 था यहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा 25, और 2003 रहेगा कि 4 हो जाएगा, मध्यरात्रि होगा, क्लियर। अब 180 अगर पश्चिम की बात करें, इधर आ जाएंगे तो 12 यानी 24 सितंबर ही रहेगा, लेकिन कौन वाला 12 बजी वारातिया, 24 सितंबर 2003 रहेगा, कारण कि 12 बजे रात से ना 12 घंटा जुटेगा, तो 24 सितंबर ही रहेगा, 12 बजे रात रहेगा। इसका अर्थ यह है कि 180 देशांतर दोनों ओर अगर अलग अलग तिथियां पाई जाती है, जब इस रेखा को पूरब की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है, और पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। कब, हाँ इधर मंगलवार तो उधर बुधवार, एकदम बिल्कुल, हाँ जब दिन पार करेगा तो ठीक ना। चलिए, ये पूछे वाला बात है, महीनों पार कर सकते हैं आप,
लेकिन उतना देशांतर जोड़ जाड़ के रखिएगा तब। 360 से ज्यादा देशांतर ना होगा। ये मत सोचिए कि अगर मान के चलिए 647 देशांतर रहेगा तो कोई के मन में हुआ सकता है। अगर सर दे दिया कि 560 पूर्वी देशांतर तो अरे भाई 360 के अंदर में रहेगा। जब एक बार घूम 360 जब भी रहेगा तो उससे छोटा 360 तक मैक्सिमम रहेगा। ये मत दिमाग लगाइएगा कोई कह दिया कि 500 पूर्वी देशांतर हुआ तो है ये नहीं है तो कोई बात नहीं है। अंग्रेजी याद रखिएगा का रख लीजिएगा मन है तो। ट्रेवल टू ईस्ट वन डे मोर टू फेस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस। घटेगा पीछे आएंगे तो वेस्ट आएंगे तो उधर जाएंगे तो बढ़ेगा ये ना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक्चुअल में एग्जैक्ट नहीं है, मानी जो है ना ऐसा ना है। जो GMT वाला है ना एग्जैक्ट दम ऐसे सीधे सीधे ना है। उबड़ खाबड़ है, इधर है कभी घूसा लेती इधर है ऐसे है। जितना खींच दिया सीधा ऐसा ना समझिएगा। देखिए यहाँ ऐसे है ऐसे है, देख रहे हैं ना। जब भी स्थलीय मार्ग आता है ना अपना मार्ग बदल लेता है, जलीय भाग में भाग जाता है। क्यों? क्योंकि स्थल पर कोई आदमी कहे कि अरे हमारे यहाँ 5 बज रहा तो थोड़ा सा हमारे यहाँ 6 बज गया, झगड़ा मारपीट कर लेगा, फेटाफेटी कर लेगा। इसीलिए एगो बॉर्डर होना चाहिए। अगर बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ तो या तो कोई नदी नाला बंटवारा में रहता है ना ज़्यादा, कि नदी के ऊपर बिहार है नदी के ऊपर झारखंड है, पता नहीं से। तो उसी प्रकार से कि हाँ भाई यहाँ 13 तारीख है, यहाँ 12 तारीख है, कि यहाँ क्या तारीख है क्या टाइम है, कुछ कुछ तनी मनी तो कम से कम रहे ना। इसीलिए खाली जलीय भाग से गुजराई। चलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सिर्फ और सिर्फ जलीय भाग से गुजरा, याद रखना। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूरी तरह से 180 देशांतर का फॉलो नहीं करता। यह 180 देशांतर दाएं बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भाग का विभाजन न हो और लोग को स्थिति के बारे में भ्रम न हो, यही ना। चलिए साइबेरिया में इस तरह कैसा किया है। साइबेरिया को विभाजन होने से बचाने के लिए, साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए पूर्व की ओर मुड़ गया है। फिर बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मुड़ गया है। और बाद फिर देखिए फिर मुड़ गया है। कहाँ मुड़ गया सब जरूरी नहीं, फिर मुड़ गया है। कई बार मुड़ा देखिए तो 3 बार मुड़ा दिए ना, 3 बार मुड़ गया। हाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर से गुजरती है। सब जलीय भाग है खाली ना। चलिए जो 1884 में मीटिंग हुआ था ना उसी समय 180 को यमोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित कर दिया गया था। इसलिए ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों के कुछ स्थान पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। न तो इधर वाला जाता उधर का संडे को बुलाए थे जी, मंडे के आ रहे हैं घबरा ना जाता। इसीलिए हिसाब से जाएगा कि जाना हमको कहाँ है ना। और उधर वाला इधर आता तो कहता कि एक दिन पहले ही आ जा रहे हैं, हम रहने होने की व्यवस्था ना देंगे। आइए आगे। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या है? समानांतर है। समय जोन और मानक समय, समय जोन मानक समय। हमको लगता है इसका चर्चा अगला क्लास में करना चाहिए। खाली समय समय करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना।